150 दिनों से लंबी भारत जोड़ो यात्रा, सुप्रीम कोर्ट का 2 साल की जेल टर्म को सस्पेंड करना, एमपी के रूप में वापसी और उसके ठीक बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट में बोलने का मौका। देखा जाए तो स्टेज सेट था राहुल कम बैक के लिए, पर क्या राहुल गांधी इसका फायदा उठा पाए? इंडिया में यूएस की तरह प्रेसिडेंशियल डिबेट्स तो नहीं होती, पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाया जाए जबकि सरकार के पास नंबर पूरे हो, इलेक्शन में 1 साल से कम का वक्त हो, तो इसके मायने अभी से ज्यादा आने वाले इलेक्शंस के लिए हो जाते हैं। तब ये नहीं कह सकते कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ इसलिए लाया गया कि पीएम को पार्लियामेंट में बोलने आना पड़े। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। बहुत दिनों बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई हुई, बहुत दिनों बाद पार्लियामेंट में वो देखने को मिला जिसके लिए पार्लियामेंट बनी है। पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें रखी, पर इस डिबेट को जीता कौन? नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके सेंटर में था एक बहुत अहम मुद्दा, मणिपुर का। 3 दिन की डिबेट और पहले दिन खबर आती है कि राहुल गांधी विपक्षी तरफ से शुरुआत करेंगे, पर वो सदन में नहीं है और आखिरकार कांग्रेस के गौरव गोगोई शुरू करते हैं डिबेट को। वो नॉर्थ ईस्ट के आसाम से आते हैं, मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स रखते हैं, इन ऑल एक अच्छी स्पीच देते हैं। पर क्या ये शुरुआत और अच्छी हो सकती थी अगर राहुल गांधी शुरू करते? कांग्रेस उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानती है, तो क्या वो इस डिबेट का एजेंडा सेट कर सकते थे जिसका जवाब बीजेपी 3 दिन देती? वो आते हैं अगले दिन, भाषण होता है पर इसमें रावण है, लंका है, जलना है, पर फैक्ट्स नहीं है। ये एक पब्लिक रैली में इलेक्शन स्पीच की तरह थी, पर इसको सुनकर ये नहीं लगा कि हमें ये बात मणिपुर के बारे में नहीं पता थी, या एक ऐसी बात कह दी जिसका जवाब सरकार कैसे देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर लोग अगले इलेक्शन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे। हर बोलने वाले को चिंता थी कि कल उसके राज्य के न्यूज़पेपर में उसके बारे में क्या छपेगा। पर फिर शायद यही फर्क है कि एमपी और विपक्षी नेता में। आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे पूरे भारत पर असर पड़े, आप पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में कर पाएं, लोग आपकी स्पीच को याद रखें और फिर वेट करें पीएम की स्पीच का कि क्या उसमें उसका जवाब आएगा। पर यह एंग्री मैन स्पीच थी, जोर से बोलना, गुस्सा दिखाना, पर पार्लियामेंट में कभी भी ऐसी स्पीच याद नहीं रखी गई हैं। भारत ने बहुत अच्छी पार्लियामेंट स्पीचेस देखी हैं जिसमें फैक्ट्स, हिस्ट्री, कविता, शेर सब हैं। आपको जानकारी के साथ पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और साथ में उसे सुनने में भी अच्छा लगता है। ऐसी स्पीच याद रखी जाती हैं। राहुल गांधी 19 साल से पार्लियामेंट में हैं, पर वो एक बार फिर मौका खो चुके हैं। तो क्या इस डिबेट में पीएम मोदी जीते? जो स्पीच याद रखी जाएगी वो थी 2 घंटे 13 मिनट की अमित शाह की स्पीच। वो फैक्ट्स के साथ बोले, उन्होंने इलेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट के काम गिनाए, पर उनकी स्पीच तथ्यों के साथ थी। वो तैयारी के साथ आए थे और ये इस बार नहीं बल्कि हम पहले भी देख चुके हैं। चाहे 370 हो, सीएए, दिल्ली सर्विस बिल या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में वो मोर्चा संभालते हैं। वो लगभग डिबेट के पूरे समय पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं। उनकी स्पीच में विपक्ष पर वार होता है, पर पूछे हुए सवालों का जवाब भी, और वो विषय को पूरी अहमियत देते हैं। सब उन्हें बीजेपी के चाणक्य के रूप में जानते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन मैन है, पर बीते 4 साल उनके पार्लियामेंट में कार्यकाल ने एक अलग इमेज बनाई है। ऐसा वक्ता जो मेहनत करके पढ़ कर आता है, वो जो बिल लाया है उसे पता है उसकी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस। उनकी ये वक्ता की छवि पार्लियामेंट में सरकार का फेस होना आगे के लिए संकेत भी हो सकते हैं। वहीं क्या INDIA जस्टिस कर पाया? कुछ दिन पहले जितने जोर शोर से गठबंधन का नाम लेकर वो साथ आए थे, उतना ही साथ वो एक दूसरे का नो कॉन्फिडेंस मोशन पर नहीं दे पाए। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रणनीति के साथ विपक्ष पार्लियामेंट में आया है। सब अलग अलग मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। महुआ मित्रा का कहना है कि अब मोदी के अगेंस्ट कौन नहीं, मोदी की जगह कोई भी। शायद इस गठबंधन के लिए यही सही है और साथ ही मजबूरी भी। जब इतनी पार्टी साथ आती हैं जिनके अपने अपने स्टेट में बड़े लीडर हैं, कितने स्टेट्स में वो एक दूसरे से ही लड़ रही हैं, तो क्या वो एक दूसरे के साथ सीट्स पर समझौता कर पाएंगी? इसका सरल रास्ता है, बिना फेस के इलेक्शन में जाओ, रिजल्ट के बाद सिचुएशन के हिसाब से तय करो कौन बनेगा लीडर सीट्स के हिसाब से। पर बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है पीएम मोदी। विपक्ष चाहे या ना चाहे, जनरल इलेक्शन एक बार फिर प्रेसिडेंशियल हो जाएंगे। पीएम के लिए मोदी वर्सेस हु, ये बीजेपी की ताकत है तो वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी। पर्सनैलिटी कल्ट कोई नई बात नहीं है और सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। कितने लोग मूवी देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें उनका पसंदीदा एक्टर है। बहुत सारे लोग टीम्स को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें उनका फेवरेट स्टार क्रिकेटर है। बीते कुछ सालों के ट्रेंड को देखकर लगता है कि अब जनता भी स्थिर सरकार में विश्वास रखती है।
चाहे स्टेट हो या सेंटर। अब गठबंधन सरकारें जो किसी मिनिस्टर के ना बनाए जाने पर गिर जाएं या डील साइन करने से मुश्किल ही लगती हैं आनी। अगर ये राउंड 1 था फॉर जनरल इलेक्शंस तो बीजेपी में एक रणनीति और तैयारी दिखी, वहीं विपक्ष बिखरा। कांग्रेस की तरफ से वापस कहा जाने लगा है कि राहुल हमारे नेता हैं, पर क्या गठबंधन इसे मानेगा? वहीं टीएमसी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट बने और जेडीयू कहती है नीतीश कुमार। क्या आप कांग्रेस को कोई सीट देगी दिल्ली में लड़ने के लिए, या क्या लेफ्ट नहीं लड़ेगी दीदी के खिलाफ? सवाल बहुत है और समय कम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।